अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम इंसान शो आम टीवी पर। और शो का टाइम हमने थोड़ा सा तब्दील किया है। पहले हम 10 बजे करते थे, आज हमने 9:30 बजे इसका आगाज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट जो मंडे से ऑनवर्ड होगा वो इंशाल्लाह 9 बजे हुआ करेगा। तो आज के शो में खुशामदीद। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं मोहतरम मुनीर हुसैन दुगल साहब। आइए आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसा मामला चल रहा है जिंदगी? गुजरांवाला में कैसा मौसम है और आज आपका सफर जो है लाहौर से गुजरांवाला वो कैसा गुजरा? जी मैंने लाहौर से शेखुपुरा और वहां से आगे भी काफी फरुखाबाद की साइड पे सफर करता हुआ मैं गुजरांवाला वापस किलादार सिंह हाफसाब गोपास रोड पे मैं शाम को अपने भाई के घर में पहुंचा हूं और आज मैं आपसे लाइव हूं उनकी छत से। वाह। तो मौसम गर्म है, काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन बीच में गाहे बगाहे बादल भी आते रहे और हवा भी चलती रही, उससे थोड़ा आज बेहतर हुआ ज्यादा है। खुश लग रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हाँ, दो वजूहत हैं। एक तो डेफिनेटली मैं मदर हाउस आया हुआ हूँ। मेरा गुजरांवाला मेरा पेरेंट हाउस है और मेरी मदर चूंकि यहाँ रहती हैं, तो मैं जब यहाँ आता हूँ तो मेरे बहुत सारे जो मसाइल होते हैं वो वैसे ही हल हो जाते हैं। कभी कभी मैं अगर उदास होता हूँ मैंने आपके प्रोग्राम में भी एक रोज बताया था कि कभी मुझे फिजिकल प्रॉब्लम जैसे बुखार वगैरह होता है और वो मैं कि जब अपनी मिसेस से अपने बेटे से कहता हूँ चलो भी उठो चले, अगर वीकेंड हो तो हम एक बैग उठाते हैं, गाड़ी की डिक्की में फेंकते हैं और हमारा सफर 1.5-2 घंटे का है मैक्सिमम। अब तो मोटरवे भी बन गई, सियालकोट मोटरवे, तो बड़े इजीली ये ड्राइव करके हम आ जाते हैं और फिर मेरा बुखार भी उतर जाता है। ये भी एक मौजज़ा है। मेरी वाइफ अक्सर कहती है कि आपकी मदर आपकी दवाई है। तो आज मैं तकरीबन हाफ डे से उनके साथ हूँ। मदर का तो वैसे ही बड़ा रुतबा है जी। और ये कहा जाता है ना कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। तो एक लतीफा भी बना हुआ जी है ये बिल्कुल है। कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों के नीचे है, वो अपनी माँ हो या अपने बच्चों की माँ। ये डेफिनेटली हर बच्चे की माँ के कदमों के नीचे उसकी जन्नत है। थोड़ा सा इस फिक्रे को सीधा करने की जरूरत है कि जिसकी जो माँ है उसको वो फैसिलिटी हासिल है। तो बस जो शरारती लोग होते हैं वो थोड़ा सा फिर ट्विस्ट कर लेते हैं। ट्विस्ट मार लेते हैं। ये जन्नत जो है जी ये बड़ी जरूरी है, और असली जन्नत भी और नकली जन्नत भी, दोनों जन्नतें बहुत जरूरी। जी बिल्कुल। तो बताइए आज का क्या हॉट टॉपिक, आजकल क्या चल रहा है गर्मी के अलावा? जी बिल्कुल, जैसे मौसम गर्म है तो बच्चों को छुट्टियां हो चुकी स्कूल से, तो एक हॉट टॉपिक इस वक्त अगर आप फेसबुक पे टॉप ट्रेंड देखें तो दो चीजें उस पे चल रही हैं जी के स्कूल जब बच्चों को छुट्टी कर देते हैं, पढ़ाते नहीं, सर्विसेज नहीं देते हैं और कई स्कूल अपने टीचर्स को भी या तो पे नहीं करते छुट्टियों का और या हाफ पे करते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसे स्कूल हैं जो फुल पे भी करते हैं। उसपे ये ट्रेंड्स ही चल रहे हैं कि जब सर्विस नहीं दे रहा है, क्योंकि ये अब सर्विस इंडस्ट्री बन चुकी है, वो पुराना उस्ताद शागिर्द वाला मामला जो है वो तो खत्म हुआ, तो फिर ये चार्ज क्यों करते हैं? क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा एक्सपेंस लोगों का बना हुआ है वो एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन कमर्शियल हो चुकी है। और फिर जो कि पहले ये एक रियासत की जिम्मेदारी हुआ करती थी, हम सब तो गवर्नमेंट के स्कूलों से, गवर्नमेंट के कॉलेजेस से पढ़े, बल्कि यूँ होता था कि जब कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेता था तो वो समझा जाता था कि ये नालायक बच्चा है, इसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला नहीं मिला इसलिए ये प्राइवेट में गया है, और उसको बच्चे दोस्त भी नहीं बनाते थे और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखते थे
کہ یہ پرائیویٹ اسکول کا بچہ ہے, کہ عجیب سی ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی. اور اب میرا خیال ہے کہ یہ یونیورسلی پروپورشنل ہو چکا ہے. اب جو بچے گورنمنٹ اسکولس میں جاتے ہیں وہ شرمندہ شرمندہ سا فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور جو پرائیویٹ اسکولس کے اندر جاتے ہیں دے فیل پراؤڈلی کہ ہم پرائیویٹلی پڑھ رہے ہیں. اور یہ چونکہ جب ایجوکیشن انڈسٹری کے ہاتھ لگی اور اس کو کچھ لوگوں نے انڈسٹری کہنا شروع کیا, تو تب سے یہ ایجوکیشن نلام عام ہوئی ہے اور کمرشل ہوئی ہے. تو اس کے اندر سب سے بڑا ایکسپینس لوگوں کا, خصوصی طور پہ جو سیلری پیشہ لوگ ہیں, ان کا ایجوکیشن ہوتا ہے, اور کوئی بھی بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر کمپرومائز کرنا چاہتا ہی نہیں. میرے بہت پیارے دوست ہیں, کسی وقت میں میرے باس بھی ہو رہے ہیں, تو ان کے 4 بچے تھے, تو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک بڑا اچھا اسکول تھا جو سرکاری تھا, تو آخری بچے کو انہوں نے اس سرکاری اسکول میں کچھ وجوہات کی بنا پہ ڈال دیا, اور 3 بچے ان کے پرائیویٹ بڑے اچھے لیول کے اسکولوں میں پڑھتے تھے. تو بچہ جو ہی تھوڑا سا بڑا ہوا, سوچ سمجھ والا بنا, تو اس نے اپنے پیرنٹس سے سوال کیا کہ باقی 3 پرائیویٹ میں, مجھے گورنمنٹ میں. تو کہتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس وقت دینے کے لیے کہ میں اس چوتھے بچے کے ساتھ واقعی زیادتی تو نہیں کر رہا. تو پیرنٹ ایک ایسا رشتہ اللہ نے دنیا میں بنایا ہے جس کے لیے سب بچے برابر ہوتے ہیں, بلکہ اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے تھوڑا سا کمی کا شکار ہے تو پیرنٹ اس کی طرف تھوڑے سے زیادہ ٹیلنٹ ہوتے ہیں اور ان کا زیادہ ٹیک کیئر کرتے ہیں, اس کی زیادہ حمایت کرتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی صورت میں جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, اسی لیے وہ بھاری فیسز بھی ادا کرتے ہیں, اور اس وقت بھی کرتے ہیں جب بچے نہیں پڑھ رہے ہوتے. جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا. سمجھ نہیں آتی, ایک تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں ہسٹری میں, تو انڈو پاک کی ہسٹری میں ایک شخصیت گزری ہیں جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں, مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اور بڑی ڈیڈیکیٹڈ شخصیت تھی. ان کا نام تھا سر سید احمد خان. تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں جو تعلیم کا یہ جو شوق ہے یہ پیدا کیا, اور وہ جاتے تھے, دروازے کھٹکھٹاتے تھے, لوگوں کی منتیں کرتے تھے, چندے مانگتے تھے, اور پھر انہوں نے اسکول بنایا. تو جو پہلا اسکول بنایا اس میں کوئی جاتا ہی نہیں تھا, الٹا رواج ہو گیا. یعنی وہ منتیں, اسکول منتیں کرتا تھا کہ آپ آئیں ہمارے پاس اور آ کے جدید علوم حاصل کریں, تو جاتا کوئی نہیں تھا. اب جو ہے وہ اسکول کہتا ہے ہمارے پاس نہ آئیں تو ہم ہر صورت جانا چاہتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا فرق آیا ہے تب میں اور اب میں. تو تھوڑی سی بات میں چاہوں گا کہ سر سید احمد خان کی ڈیڈیکیشن پہ کروں کہ انہوں نے تعلیم کے لیے کتنا کام کیا. کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اتھینٹک کتنا ہے یہ نہیں پتا, لیکن یہ مختلف طریقے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اسکول کے لیے یا یونیورسٹی کے لیے چندہ مانگ رہے تھے. تو بازار میں گئے تو ہندو بنیا کوئی تھا, اس نے کہا کہ میں آپ کو چندہ دوں گا لیکن ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ ڈانس کریں گے. اللہ اکبر کثیر. اب اگر آپ نے ان کی تصویر یقیناً دیکھی ہوگی, اتنی بڑی داڑھی تھی ان کی, سفید داڑھی, جی بارش, ایک انتہائی معزز شخصیت, کاز بہت بڑا, تعلیم پھیلانا چاہتے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میری بھی ایک شرط ہے. بنیا نے پوچھا کہ آپ کی کیا شرط ہے, تو انہوں نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں جب تک ڈانس کرتا رہوں گا آپ پیسے دیتے رہیں گے. تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ساری رات ڈانس کرتے رہے اور وہ ساری رات پیسے دیتا رہا. کیا بات ہے. یعنی اتنا جان جوکوں کا کام جو وہ بارش انسان کرنا نہیں چاہتا ہوگا یقیناً, لیکن اس بڑی کاز کے لیے انہوں نے خود کو قربان کر دیا.
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو چیزیں بھی تھی کہ ان کو انگریزوں کا ٹاؤٹ بھی کہتے، ان کو اور بھی بہت سارے فتوے ہمارے اس دور کے جو مفتیان تھے، جو علماء ہوں گے، جو اس وقت دین کے ٹھیکیدار ہوں گے، وہ دیتے رہے ان کو، کیونکہ وہ نہ کہ صرف تعلیم کے حامی تھے بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یار انگریزی تعلیم بھی سیکھو تاکہ آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں، جو آپ کو صرف وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں جو آپ کلرک بن سکتے ہیں، کلیریکل جو کریکولم ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کیریکولم کے مطابق آپ کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں بن سکتے، کوئی کمپیٹیبل چیز نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ آپ ایک اچھا کلرک بن سکتے ہیں جس میں آپ لکھ اچھا سکتے ہیں، ریکارڈنگ اچھی کر سکتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اس وقت کافی سارے مفتیان نے ان کو فتوے دیتے رہے کہ یہ پڑھانا بھی چاہتے ہیں اور انگریزی بھی پڑھانا چاہتے ہیں، گویا کہ ان کا یہ قصور ہے۔ تو یہ بہت ساری قربانیاں انہوں نے دی اور آج ہم ڈیفینیٹلی ان کو یاد کرتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو انہوں نے دیے جلائے وہ آج تک روشن ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، ہماری خوش نصیبی کے ہمارے ساتھ دو بڑی معتبر شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عبدالرشید صاحب، ان سے آپ کا تعارف موجود ہے آلریڈی، میرے شہر سے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں کراچی سے پروفیسر احسن بیگ صاحب نے جوائن کیا ہے، جن کو انگریزی میں سر آئرس کہتے ہیں۔ تو ان کے اردو میں نام الگ ہے، انگریزی میں نام الگ ہے۔ اگر آپ نے انگریزی میں بلانا ہو تو سر آئرس کہیں گے، اور اگر اردو میں ان کا نام لینا ہو تو احسن بیگ صاحب کہیں گے۔ جناب جی ویلکم کرتے ہیں ہم دونوں ساتھیوں کو، اور ہوپفلی آج ہم ان سے بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ عبدالرشید صاحب نے ہمیں پچھلے پروگرام میں ایک پروگرام بھی دیا تھا اور اگلے پروگرام میں ہم تیاری کر کے آئے تھے اس کی پروگرام کی، لیکن اتفاق سے یہ چونکہ نہیں آئے تھے تو پھر ہم اور کسی ٹاپک پہ چلے گئے تھے۔ تو آج ہوپفلی عبدالرشید صاحب بھی اویلیبل ہیں اور ہمارے نئے ساتھی بھی اویلیبل ہیں، سر حارث صاحب۔ تو ڈیفینیٹلی ہمارے جو ویورز ہوں گے وہ بھی ہمارے اس پروگرام سے بہت ساری نئی چیزیں سیکھ پائیں گے، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے دو نئے ساتھیوں سے کچھ نئی چیزیں سیکھیں۔ جی بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے عبدالرشید صاحب آپ سے تھوڑا سا میں آپ کو ویٹ کراؤں گا، اگر اجازت دیں تو میں پروفیسر احسن بیگ صاحب کی طرف چلا جاؤں، کیونکہ آج ہم ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں، تو ان کا شعبہ بھی ہے اور وہ اس کے اوپر امید ہے کہ روشنی ڈالیں گے۔ پروفیسر صاحب اپنا مائک کھول لیں، میں نے مائک آپ کا بند کیا ہے، اس کو کھول لیں تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی موڈیبل سر، میری آواز آ رہی ہے؟ یس وی کین ہیئر یو۔ اوکے سب سے پہلے آپ تینوں حضرات کو تہہ دل سے میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اٹس بین اے لانگ ٹائم کہ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے آؤٹ آف سین رہا ہوں، بٹ اب انشاءاللہ تعالی ریگولر اور پنکچوئل بیسس پر میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ اور دوسری بات کہ میں تو خود ابھی آپ ہی لوگوں سے تھوڑا بہت میں سیکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ چیئرمین صاحب سے تو میری گزشتہ 3-4 سالوں سے بہت اسٹرانگ باؤنڈنگ ہے، آپ دونوں حضرات سے فرسٹ ٹائم میرا انٹریکشن ہے، تو ایک محبت بھرا خلوص سے لبریز جو ہے وہ میرا آپ سبھی کو سلام پہنچے۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک چھوٹا سا ان کا تعارف وہ بھی بتاتا چلوں کہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ عام انسان پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور تھوڑا سا بیچ میں یہ علیل ہو گئے تھے، صحت ٹھیک نہیں تھی، تو ان کی سرگرمیاں محدود ہو گئی تھیں۔ اب ماشاءاللہ پھر سے یہ صحت مند ہیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ اپنا سیاسی کردار بھی اور تعلیمی کردار بھی ادا کریں گے۔ جی میرے لیے بالکل بڑی خوشی کی بات ہے، اور
मुझे बहुत कुछ इस पार्टी में आके आप जैसे लोगों से एक इंटरेक्शन हुआ और कुछ सीखने को मिला, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की और मुसरत की है कि सारी जिंदगी में मैंने एक ही चीज़ चाहिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म जो है वो हासिल किया जाए और लोगों को वो शेयर कर दिया जाए। उस चीज़ को हासिल करने में जो हमें परेशानियाँ, जो हमारा टाइम, पैसे, इन्वेस्टमेंट हुए हैं और जिन तकालीफ से और जिन एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस से हम गुजरे हैं, वो तकालीफ, वो परेशानियाँ वो दूसरों को ना हो और उन तक वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। तो सब मेरी भी बड़ी एक लैविश लाइफ गुजर रही थी। जब चेयरमैन अरशद महमूद साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा आम इंसान पार्टी है, तो प्रोफेसर साहब हम आम होंगे तो लोग हमें आम समझेंगे और हम आम ही इंसानों के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर यकीन कीजिए कि मेरा अभी जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल आम इंसानों वाला है। और एक बात इनसे जो मैंने चेयरमैन साहब से देखी और महसूस की, मेरे वाले साहब भी नसीहत किया करते थे, वो यही कहते थे कि बनो खास लेकिन रहो आम। और यही चीज़ जो है मैंने बड़ी स्ट्रांगली ऑब्जर्व की चेयरमैन साहब के से मेरा जब भी इंटरेक्शन हुआ तो वो भी इसी बात पे जोर देते हैं कि चूंकि आम इंसान पार्टी है, हम हैं तो खास, नो डाउट अबाउट इट, बनना भी हमें खास है, बट रहना हमने जो है वो आम है। इसलिए हम लोगों में किसी किस्म का कोई भी जो है वो एटीट्यूड या एहसास कमतरी वगैरह या एहसास बदतरी ये नहीं है। तो ये मैं दोबारा से जो है वो चेयरमैन साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली जो है वो मैं बैलेंस हो गया। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा आपकी तरफ पलट कर आएंगे। और हमें एक और दोस्त ने ज्वाइन किया है, अली अदनान साहब दुबई से, और गूनागूं सलाहियतों के मालिक हैं, बहुत अच्छा जहन और बहुत ही बेहतरीन इंसान, जिंदगी की तगोदो में लगे हुए हैं और दुबई में ये काम कर रहे हैं। इनका जो हॉबी है वो है ई कॉमर्स, और उसके अलावा ये अकाउंट्स को भी देखते हैं और उसमें भी कंसल्टेंसी अपनी देते हैं। और आपका बहुत बहुत वेलकम, आपको खुशामदीद। अब मैं चलता हूँ अब्दुल रशीद साहब की तरफ। और रशीद साहब जो हैं, जो नए साथी हैं हमारे, उनके लिए मैं तारफ कराता चलूं कि एक बिजनेसमैन हैं, बहुत मंजे हुए बिजनेसमैन हैं, बहुत काबिल शख्सियत हैं, और उसके साथ साथ जो समाजी शोबे में भी इनकी खिदमात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रहे हैं जो कि एक समाजी खिदमत है और लोगों को बिजनेस सिखा रहे हैं। तो आज अब्दुल रशीद साहब की तरफ हम चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी सोच क्या है, उनकी माशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए, मेरे अजीज वतन के लिए क्या खिदमत है। जी थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ करा दिया। और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और तमाम वो व्यूअर्स जो हमें सुन रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है, क्या ऐसी टॉपिक है या कैसे डिस्कशन है? मेरा ख्याल है टॉपिक आप रहने देते हैं, टॉपिक तो हमने एजुकेशन पे सोचा था, लेकिन आप बात करें, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप बात कीजिए। मेरी दो गुजारिशात हैं। एक तो उस दिन बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन हुई थी सेल्स एंड मार्केटिंग पे, और आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ ये भाई दुबई से जो एक्सपर्ट हैं, जो ई कॉमर्स के हैं। ये आजकल ऐसा मेरा सबसे हॉट फेवरेट जो टॉपिक है जिसमें मैं खुद सीख रहा हूँ। लाइक मैं इसका उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, इसको सीख रहा हूँ बिकॉज इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इन दो चीज़ों को मिक्स करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इससे हम एक बहुत अच्छा
ایک ایکو سسٹم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو پرابلم آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے اس وقت یہ جو اتنی بڑی اپرچونٹی ہے، انفارچونیٹلی باقی سب چیزوں کی طرح ہم نے اس کو بھی اپرچونٹی بنانے کی بجائے نا اس کے بھی ہمارا ٹریک تھوڑا سا غلط ہوتا جا رہا ہے. تو اگر ہم جو ہمارے اسٹوڈنٹ سننے والے ہوتے ہیں، جو فالو کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو، ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ اگر اس کو پراپر تھوڑا سا سیدھا کر لیں اور اس کے ساتھ جیسے مارکیٹنگ کی ایکسپرٹیز ہے دونوں کو آپ کمبائن کریں، تو پھر یہ بہت اچھے طریقے سے ایک بزنس بھی چل سکتا ہے، ایک آرگنائزیشن بھی چل سکتی ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا ایک ایکو سسٹم صرف اس سے ہی چل سکتا ہے. اس کی میں مثال دے دوں تو 4 پوائنٹ ہیں بڑے کلیئر. ای کامرس کے اندر کیا آ رہا ہے، 4 چیزوں کے اوپر یہ سارا ای کامرس چل رہا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ تھوڑے پرانے لوگ فزیکلی بزنس کر رہے تھے، تو آج اس دکان کی جگہ، اسٹور کی جگہ لے لی ہے انٹرنیٹ نے. تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی آن لائن وہی اپنا اسٹور بناتے ہو، دکان بناتے ہو، منڈی بناتے ہو، جو بھی اس کو کہہ لو. وہ ایک اسپیس ہے جو آن لائن ہے، جو فزیکل اویلیبل نہیں ہے، وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل. اس کی ایک آسانی ہے سر، اور ایک اس کی آپ سمجھے خامی ہے یا اس کے اندر ایک پرابلم ہے. آسانی کیا ہے کہ جب آپ کی ایک دکان ہے تو اگر آپ اس کا جو 1-2 لاکھ روپے مہینہ اچھی جگہ کے اوپر رینٹ دے رہے ہیں یا ایکسپینس بیئر کر رہے ہیں، تو اس کی ایک لمیٹڈ سی آپ کے پاس ایک ٹریفک آتی ہے. جبکہ ای کامرس میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ وہی دکان ای کامرس پہ اگر آپ جو 20 لاکھ کی بنا رہے ہیں، یہاں پہ وہ دکان آپ کی 2 لاکھ میں بن گئی. اور اس دکان کا جو آپریشن کاسٹ ہے، جو وہاں پہ 20 لاکھ روپے کی دکان بنائی، اس کی 2 لاکھ کاسٹ ہے. یہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ 2 لاکھ کی دکان بنے گی تو شاید اس کی 20 سے 30 ہزار روپے آپ کی رننگ کاسٹ ہے. ان 2 جگہوں پہ تو بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ فزیکلی جو آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے، وہ فزیکلی آپ کی پروڈکٹ دیکھتا ہے، اس کو اچھی لگتی ہے، سمجھ آتی ہے، وہ آپ سے بائی کر لیتا ہے. اس کو نہیں اچھی لگتی تو وہ چھوڑ کے کسی دوسری شاپ پہ چلا جاتا ہے. جبکہ یہاں ای کامرس میں 100% جو لائبلٹی ہے وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے برانڈ کے اوپر ہے، آپ کے ٹرسٹ کے اوپر ہے. اور ٹرسٹ کے معاملے میں ہم تھوڑا سا چوک جاتے ہیں پاکستانی. ہمیں لگتا ہے کہ اسمارٹ بزنس یہ ہے کہ ہم اپنی چیز کو بیچ دیں گے تو یہ شاید اسمارٹنیس ہے یا یہ ای کامرس ہے. دیٹ از ناٹ ای کامرس. اس میں اگر ہم سب سے عبدالرشید صاحب، آپ تھوڑی سی اپنی آواز بڑھا سکتے ہیں، یا آپ اونچا بول لیں یا مائک قریب کر لیں، کیونکہ آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی. میرے ایئرپورٹ کی نا بیٹری ڈیڈ ہے، اس کو آف کر. تھوڑا سا اونچا بول رہے ہیں. راجہ صاحب کی جیسے آواز بیلنس اب میری آواز ٹھیک ہے؟ جی بہتر ہے. ایک منٹ، میں اپنی بس مائک کی سیٹنگ چینج کر دوں. میں آپ کو بس ڈائریکٹ ٹائپ کروں. اب میری آواز بتائیے کہ ٹھیک آ رہی ہے؟ ویسے میری آواز آپ کو اب ٹھیک آ رہی ہے؟ اوکے. میں عرض کر رہا تھا کہ ای کامرس کے اندر ہمارے پاس اپرچونٹی آ جاتی ہے کہ ہماری جو ہنٹنگ ہے نا، وہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اسٹیپ 1 میں ہمیں مارکیٹ سے ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. وہ آپ مجھے کنسیڈر کر لیں یا میری طرح کے کسی بھی ایک پرسن کو کنسیڈر کر لیں. آپ کو ایگزیکیوشن اس کی سمجھانے کی کوشش کروں گا. جیسے دھندل صاحب بیٹھے ہوئے سیلس کے ایکسپرٹ ہیں، مثال کے طور پہ یہ ایک سیلس پرسن ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دبئی والے جو ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے اسٹور کو رن کریں گے. اور پروفیسر صاحب کراچی سے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ ہاؤ ٹو میک اے بزنس. اب آپ کو ایک اور ضرورت ہے، وہ اس صاحب کی یا اس بندے کی کہ جس کے پاس کوئی ایک جینون اچھا پروڈکٹ ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ پروڈکٹ ایسا ہو کہ جو مارکیٹ میں جس کو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوں یا سرچ کر رہے ہوں. وہ پروڈکٹ آپ اسٹیپ 1 میں بچے پکڑیں اور اس کو لے کے چلے جائیں کسی ایکسپرٹ کی موجودگی میں ای اسٹور کے اوپر. اب یہاں تک 2 اسٹیپ ہو گئے. اسٹیپ 1 میں آپ نے پروڈکٹ لیا، اسٹیپ 2 میں آپ اس کو اسٹور پہ لے گئے. اسٹور کا مینٹور آپ کو گائیڈ کر دے کہ اس کو اس کی پلیسنگ کیسے کرنی ہے، یہ اسٹور ورکنگ کیسے کرے گا، یہ کنیکٹ کیسے ہوگا.
स्टेप 3 में फिर आप दूगल साहब की तरह के एक मार्केटिंग एक्सपर्ट से उनके शागिर्द बन गए, उनसे मेंटोरिंग लें कि सर आप मुझे ये बताएं कि इसको अब मैंने मार्केट कैसे करना है और सेल कैसे करना है। तो ये टोटल 4 प्रोसीजर है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जैसे मैं प्रोडक्शन एक्सपर्ट हूँ, आपने मुझे मौका दिया, स्टेज दिया, तो मैं अब यहाँ पे लोगों को ये भी सिखाना शुरू कर दूंगा कि ई कॉमर्स क्या है, जो कि मैं नहीं हूँ। शायद ये जो हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, ये मेरे से ज़्यादा बेहतर एक्सपर्ट हैं, तो मुझे इस चीज़ को मानने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। जैसे दूगल साहब प्रोफेशनल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, तो ये काम इन्हें मेरे से बेहतर आता होगा, मेरे से बेहतर इनको करना चाहिए। तो अगर हम सर एक इकोसिस्टम की एक टीम बनाएं, जो कि मैं बिजनेस इनको मैं बना रहा हूँ, मेरा इसमें मकसद ही क्या है कि अगर 6 शोबे हैं तो हर शोबे का हेड जो होगा वो होना चाहिए जो उसका एक्सपर्ट है, जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 साल 10 साल वो काम खुद किया है। और एक पोर्शन होता है राय साहब जो आपकी तरह या जैसे प्रोफेसर साहब हैं, इनकी तरह के वो लोग जो वर्बली किसी चीज़ को समझते हैं, थ्योरी को समझते हैं, वो पेपर वर्क करें और प्रैक्टिकल लोग उसको एनालिसिस करें और उसमें अपनी प्रैक्टिकल इनपुट दें। फिर एक जामिया प्लान हो किसी भी एक चीज़ के लिए, उसमें प्रोडक्ट मैटर ही नहीं करती कि क्या है क्या नहीं है। अगर ये सर काम मेरी समझ में है कि अगर ये काम पाकिस्तान में हो जाए, इस तरह का कोई इकोसिस्टम बन जाए जहाँ पे 6 7 8 मेंटोर्स का एक ग्रुप हो और वो अपनी अपनी जगह के ऊपर लोगों को रहनुमाई करें, और वो 10-12, जैसे मैंने पिछली आपके उसमें अर्ज़ किया था कि 12 या 15 लोगों का सिर्फ शुरू में एक पोल ले लें, उनके ऊपर सिर्फ 1 महीना लगाएं और वो 1 महीना वो स्टूडेंट्स फॉलो करें अपने उन मेंटोर्स को। आप 30 दिन के बाद सर उनका रिजल्ट लें, उनका पायलट प्रोजेक्ट करें और उसको रिकॉर्ड करें। और फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए सारे उन मेंटोर्स के पास या उन ट्रेनर्स के पास, तो वो जो भी रिजल्ट आए, हो सकता है बुरा है, तो उसको एक्सेप्ट करें कि हमने ये ट्रेनिंग दी, या बच्चे की ट्रेनिंग लेने में गलती आ रही है या हमारे ट्रेनिंग देने में गलती आ रही है। तो दिस इज़ अ वे वेयर वी कैन इम्प्रूव पाकिस्तान, विद इन अ मंथ्स वी कैन चेंज द थिंग्स। ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि हमारी जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, जो मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वो प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं बन पा रही। हमारे यहाँ सेल समझा जाता है कि रियल स्टेट में आप चले जाओ तो वो शायद सेल है, वो तो एक सेक्टर है ना, प्रॉपर्टी एक सेक्टर है। मार्केटिंग जबकि एक पूरी एक इंडस्ट्री है इट्सेल्फ, जो हमारे मतलब अगर मुल्क में बनाई जाए तो वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन सकती है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब। आपने 4 स्टेजेस बताई हैं। ये 4 स्टेजेस जो हैं ये वाकई बड़ी अहम हैं। मैं अब जाऊंगा अली अदनान साहब के पास और उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें हैं वो क्या हैं और आप उनका क्या सलूशन तजवीज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी सही आ रही है। चलें। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये कि मैं अपने आप को कोई अच्छा वो नहीं समझता, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझता हूँ ई कॉमर्स के हवाले से। और दूसरा ये कि जो आइडियाज़ हैं मेरे पास और जो मैं आपको मालूम है कि हमने पहले भी बात की है, मैं ये कहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन से बड़ा कुछ किया जा सकता है। जैसे अब्दुल रशीद भाई कह रहे थे कि हर बंदे के पास अल्लाह पाक ने कुछ यूनिक सलाहियतें दी हैं। आपने एक अच्छा आइडिया डेवलप किया, ठीक है, आपने मेरे से शेयर किया, मुझे वो बहुत अपील किया कि वाकई बहुत ज़बरदस्त आइडिया था। अब आगे उसको बढ़ाया कैसे सकते हैं, उसको आगे बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है, उसमें जो है वो फिर हर बंदा अपने अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन डाले कि अच्छा यार ये चीज़ अगर फलां टाइम पे मिस हुई है तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इससे हम काम बढ़ाते हैं आगे। अच्छा, जहाँ तक रुकावटों की बात है तो पाकिस्तान हम जैसे कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे जो लोग हैं वो थोड़ी सी कोई चीज़ सीख लेते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उसको ना इनकैश कर लिया जाए जल्दी जल्दी। उसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं कि वो बड़ा एक हाइप क्रिएट होती है अमेज़न के हवाले से, और वो बड़ा नाम एक चलता है उनका, और
बल्ले बल्ले हर बंदा जो है ना उनके पास वो रजिस्टर हो रहा है, पैसे भर रहा है, उनका स्टूडेंट बन रहा है, और फिर एकदम जो है ना वो मंजर आम से गायब हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से क्या होता है कि कुछ लोग हैं जिनका बड़ा नाम था, वो आजकल पॉडकास्टिंग कर रहे हैं। भाई अगर तो आप इतना ज़बरदस्त कर रहे हो या इतना ज़बरदस्त आपने कमाया है, तो फिर आपको पॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शौक की हद तक हो सकता है, लेकिन वो जो एक पहचान है आपकी, वो पहचान कहीं पीछे रह गई है, वो नहीं कहीं शो हो रही नेक्स्ट। तो एक तो मैंने ये देखा कि जो बंदा कुछ जानता है वो फौरन उसको इनकैशमेंट की तरफ लेके आता है। वो जिस तरह से किसी ने कहानी सुनाई थी ना कि डायनासोर का अंडा बेचना सिखाना, तो वो उसके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो कोई बच्चा सवाल करता है कि डायनासोर तो अब है ही नहीं, तो उसका अंडा हम कैसे लेंगे और बेचेंगे। उन्होंने कहा हमने सिर्फ सिखाना है कि डायनासोर का अंडा बेचना कैसे है, वो है या नहीं है वो एक अलग कहानी है। तो हमारे लोग भी जो है ना वो तकरीबन यानी ये सीखा और फिर आगे उसको सिखाने में लग गए, फिजिकल डीप डाउन नहीं जाते लोग। अच्छा, फिर दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या जो मुझे नजर आता है वो ये है कि कोई कैटेगरी नहीं है, हर बंदा अपने अपने हिसाब से लगा। जैसे यूट्यूब पे आप एक वीडियो सर्च करते हो ना तो 10 एक ही टॉपिक पे वीडियोस आ जाती हैं, बल्कि 20 आ जाती हैं, और आपको समझ नहीं आती कि यार इनमें से वैल्यूएबल कौन सी है। तो इसी तरह से जो हमारे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ इस वक्त पाकिस्तान में स्पेशली लोग जुड़े हुए हैं, वो इतने मतलब ज्यादा हैं कि बाद औक़ात बंदे को समझ ही नहीं आती कि यार मैंने किसके साथ जुड़ना है किसके साथ नहीं जुड़ना। तो ये भी एक डिसेप्शन का पॉइंट है। अच्छा, फिर हमारे अंदर एक तीसरी क्वालिटी पाई जाती है जो कि शायद दुनिया में बहुत कम लोगों में पाई जाती है। उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि किसी ने बोला कि कोई तेरा कान लेके चला गया, हमने अपना कान इधर देखना नहीं है कि वो मौजूद है कि नहीं है, हम दौड़ पड़ते हैं पीछे। ठीक है, तो क्या है कि लेस नॉलेज के साथ हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं। अपने पास नॉलेज मुकम्मल नहीं किया, अपनी चीजें, शायद मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर रहा ताकि किसी को ऑफेंस ना हो, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम लोग क्या है कि वो नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान वाली सिचुएशन में रहते हैं। तो जिसको जो थोड़ा बहुत आता है वो फिर दौड़ उस चीज में। तो एक तो ये है। अच्छा, जो मैंने स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस किया जिनको मैंने अपने एंड से कुछ फ्री में ट्रेनिंग देने की कोशिश की, तो उसमें जो मुझे 2-3 रिजल्ट मिले वो ये था। पहला कि उन्होंने कहा कि फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है तो कोई नहीं, जब दिल किया समझ लिया, जब दिल किया नहीं समझा, तो वैल्यू नहीं किया। दूसरा प्रॉब्लम ये फेस हुआ कि मैं अगर उनको एक चीज 100% समझाना चाहता हूं तो वो बजाय 100% समझने के उसको 20% 30% समझ के उसके ऊपर काम करके और एट द एंड उसको कहना कि यार अली भाई रिजल्ट नहीं मिले। भाई काम पूरा करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे ना यार। सेल्स में एक टेक्निक इस्तेमाल होती है कि जब तक आप 100 लोगों से नहीं मिलोगे तो उन 100 लोगों में से 10 लोग आपकी बात सुनेंगे, 90 लोग जो हैं वो आपकी बात को शायद रिजेक्ट करेंगे। तो इतना हौसला होना चाहिए कि जब आप सेल्स में या मार्केटिंग में आप आते हो तो आपको 90 ना सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। उन 10 लोगों में से फिर कोई 7-8 लोग ऐसे होंगे कि जो इंटरेस्टेड होंगे, और 7-8 लोगों में से शायद को 3 या 4 आपके एक्चुअल में कस्टमर बनेंगे। तो ये एक तरतीब है। अब इस तरतीब को समझना और उसको हजम करना ये हमारे लोगों में होना चाहिए या आना चाहिए, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो 7-8 लोगों से बात की उन्होंने, अगर उनको वहां से ऑर्डर नहीं मिला, उसमें उनका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें उनको अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला तो वो क्या करते हैं, वो कंक्लूजन ये निकालते हैं
यार नहीं है, इस काम में मजा ही नहीं है। बाकी जेन्युइन काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे कुछ नेगेटिव चीजें हैं तो वहां पे पॉजिटिव चीजें भी मौजूद हैं। बहुत जी बहुत शुक्रिया अली भाई। मेरे जो हाँ जी, थोड़ा सा शोर आ रहा था। जो लोग बात नहीं कर रहे वो अपने माइक बंद कर दें तो फिर ये मसला हल हो सकता है। मेरे ज़हन में एक तजवीज़ है और मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ अब्दुल रशीद साहब की प्लानिंग से, और इन्होंने जिस तरह से भी प्लान किया, एक बड़ा ग्रुप बनाया जाए और उस एक कैंपेन चलाई जाए इसके ऊपर, ताकि इसमें सिर्फ अब्दुल रशीद साहब अकेले ये जंग ना लड़ें। बहुत सारे और लोग भी हैं जो यही काम करना चाहते हैं और ऐसी ही सोच रखते हैं, तो उनको हम एक इकट्ठा कर लें, तो इससे क्या होगा कि रिसोर्सेज भी इकट्ठे हो जाएंगे, ज़्यादा ज़हानत भी आ जाएगी, सलाहियतें भी इकट्ठी हो जाएंगी और शायद एक प्रोडक्ट्स भी बढ़ जाएं और हम इसको ज़रा बड़े लेवल पे और ज़्यादा मजबूत बुनियादों पे कर सकें। तो मेरे ज़हन में ये आइडिया है कि हम एक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ। मैंने और अली साहब ने पिछले कोई 1-2 हफ़्ते पहले एक लाइव किया था और उसमें ग्लोबल ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से बात की थी कि हम एक ग्लोबल ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, जिसमें पाकिस्तान में जो कुछ बनता है या उगता है, ये 2 टर्म्स मैं यूज़ करता हूँ, जो कुछ बनता है या उगता है, उसको हम वहाँ से कलेक्ट करें, उसको रिफ़ॉर्म करें, उसको हम इंटरनेशनल पैकिंग दें, उसके अंदर वैल्यू ऐड करें और फिर उसको हम बैनुल-अक़वामी मंडियों में बेचें। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है। ये जो मॉडल अब्दुल रशीद साहब ने दिया है, ये उसी को थोड़ा-सा एक्सपेंड करना है। मैं चूँकि सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा ज़्यादा वोकल हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोग, एक दोस्त हमारे लाहौर में बैठे हैं, वो यही प्लान कर रहे हैं, कराची में बैठे हुए हैं, वो यही प्लान कर रहे हैं, सियालकोट वाले भी यही प्लान कर रहे हैं। तो हम इनको आपस में अगर जोड़ दें, तो एक बड़ा नेटवर्क बन सकता है और ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट कर सकता है। आपकी क्या राय है? प्रोफ़ेसर बेग साहब की तरफ जाऊँगा, मुख्तसर तौर पर अपनी राय दीजिएगा, फिर हम अब्दुल रशीद साहब की तरफ भी जाएँगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो इस पे उनकी क्या राय है? सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही ओके है। जी। अच्छा सर, अभी माशाल्लाह आप दोस्तों ने बहुत अच्छी बात की है। तो आप दो ही चीजें जो हैं वो सेल कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट और एक सर्विसेज। ठीक है ना जी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो उगता है या जो बनता है उसकी कॉस्ट कुछ एनर्जी की वजह से या दूसरे फ्यूल एक्सपेंसेस की वजह से वो इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है कि हम इंटरनेशनली उसको वो प्राइस नहीं दे पाते। कॉस्ट वाइज हमें एक कंपटीशन करना पड़ता है। बहरहाल इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल होनी चाहिए और इसके लिए एक स्पेशल प्लानिंग बनाना पड़ती है। अब अगर हम सर्विसेज में आ जाएं, तो जैसे ई कॉमर्स की बात हो रही है, तो कॉमर्स का मतलब कॉमर्स होता है आपकी खरीदो फरोख्त। ई कॉमर्स का मतलब ये हो गया कि हम ऑनलाइन ये सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, पहले के और अब के सिनेरियो में एक छोटा सा डिफरेंस है। पहले ये था मेक एंड सॉरी लर्न एंड अर्न। हमने सीखा, हमने मट्टी के बर्तन बनाए, हमने जूते बनाए, हमने दूसरी चीजें बनाई और उनको जो है वो उसे कमा लिया। अब चूंकि ग्लोबली हम एक मार्केट हो गई और स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अब चेंज हो गई है। वो ये हो गया कि सबसे पहले जो है वो आपने लर्न करना है, लर्न के बाद जो है वो आपने मेक करना है अगर वो प्रोडक्ट है तो, और उसके बाद जो है वो आपने मार्केट करना है, मार्केट के बाद जो आपने उसको सेल करना है। और सेल से मुराद हमारी यही होती है कि उस लीड को कन्वर्ट कर लें और फिर ट्रांजैक्शन होके हमारे पास अर्न होता है। तो अब कुछ तो इसके अंदर हमारे ये स्टेप आ गए हैं। दूसरी बात, जैसे हाँ हमारे यहाँ पहले चीज जो
पूरी दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से हो रही होती है। जैसे हमारे अभी दोस्त ने एक बात भी की कि कुछ लोग उसमें आ जाते हैं, एक हाइप क्रिएट करते हैं और मंजर आम पर चले जाते हैं। हाँ, उसमें से सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है और एक टाइम, एक पैशन, एक सारी चीजें होती हैं। अब मैं जल्दी से एक आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये बता दूं। पता होगा आपको कि सऊदीया ने इतना क्रूड ऑयल नहीं बेचा जितना इंडिया की एक दो स्टेट ने अब आईटी से उसको कमाया है। और व्हाट आई पर्सनली रियलाइज कि हमारे पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर मेकर, ऐप मेकर, वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, ये इक्वली इंडियन के बराबर है। बट अनफॉर्चुनेटली एक कम्युनिकेशन बैरियर इनके साथ है, ठीक है ना। तो फिर अब आपके पास दो रास्ते रह जाते हैं। नंबर एक रास्ता आपके पास ये है कि आपने फाइवर पे किया, ठीक है, मुख्तसर बात करूंगा, डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। दूसरा आपके पास अपवर्क आ गया और फिर एक Upwork.com है, और तो पाकिस्तान में ज्यादातर अपवर्क होता है। अब जैसे आपने कही कि आपके पास लिंक, अब उसमें यह कि जाहिर है अपवर्क और Upwork.com में आपको एक बिट लगाना होती है, तो वो इंटरनेशनली काम जो है वो होता है। मैं सर्विसेज के हवाले से बात कर लेता हूँ फिलहाल। तो उसके अंदर ये है कि वो 5 जो लोग हैं वो उस पे बिट लगाते हैं। अब उन पाम वो पूरी दुनिया से लगा रहे होते हैं। अब उसके लिए कुछ स्पेशली ट्रिक्स है कि आप Upwork.com से या अपवर्क से वो काम किस तरह से हासिल कर लेते हैं। अब उसमें जो 3 बातों को आपने कंसिडर करना है, आपकी जो जाहिर है आप उस लीड को मार्केटिंग करके पैसा लगा के तो आप जब वहां पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट पे बुलाते हैं, तो वो एक अलग होता है। लेकिन यहाँ पे भी आपके कॉइन्स गिर रहे होते हैं Upwork.com पर और अपवर्क पर। तो बिट लगाने के लिए वो फिर आपका लिंक्डइन, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम या इस तरह का कोई और सोशल है तो वो रेक्टिफाई आपको पहले करता है। ये पूरी दुनिया से 5 लोगों ने वहां पर अप्लाई किया होता है। तो इसलिए मैं रेकमेंडेशन आपको यही करूंगा कि अगर आपने परफेक्टली और ऑन द एक्सपेक्टेशन अगर सेल करना है तो आपको अपना जो अपवर्क है या Upwork.com वो उसकी रैंकिंग आप वो हाई प्रोफाइल उसको आप पहले बनाए, भले 5-6-7 लोग मिलके उसको करें। और दूसरी उसकी चीज है, अब कस्टमर आपसे 3 चीजें चाह रहा होता है, आपने उसको कन्विंस बेसिकली करना होता है 3 चीजों पर। बहुत ही शॉर्ट बता रहा हूँ। नंबर ये कि वो सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा होता और दूसरों से भी बात कर रहा होता है। तो इसका मतलब जो आप कॉस्ट क्या दे रहे हैं, क्वालिटी क्या दे रहे हैं और विद इन द डेडलाइन दे रहे हैं, वो किस तरह से दे रहे हैं। तो एक सारा एनालाइज करने के बाद वो सारी चीजें जो हैं वो आप उसको कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप मैं बताऊं, मिसाल के तौर पे आपके पास जो काम आ गया है, जो आपके पास काम आ गया है, तो वही काम आप दूसरे पे वो लेना चाहें तो 5-6 लोग आपको वहां से अप्रोच करते हैं, हाँ जी हम आपका ये काम कर देंगे, इतने टाइम में कर देंगे, इस क्वालिटी का देंगे, दिस दैट। उससे फिर आपको और इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो बस मैं यही कहूंगा कि कुछ स्ट्रैटेजीज का हमें ख्याल रखना पड़ता है और उसके बाद जो है वो दूसरी चीजों पे हमने, हाँ स्कोप बहुत है, हम मिलके एक नेटवर्क बना सकते हैं जैसे अभी आपने कहा है। कुछ मार्केटिंग में अच्छे हैं, कुछ सेल में अच्छे हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाने में बहुत अच्छे हैं, कुछ सर्विसेज देने में बहुत अच्छे हैं। तो एक नेटवर्किंग होती है और पूरी कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ ये बड़ा ही सक्सेसफुली हम आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत नवाजिश। और आज मुनीर हुसैन दुग्गल साहब जो हैं वो जरा खामोश बैठे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खामोश ही बैठे, क्योंकि आप सेल के बंदे हैं और जदों तक कोई प्रोडक्ट बनती नहीं तो की बेचोगे, तो खामोश ही बैठना। इंतजार करो कि ऐसी कोई प्रोडक्ट बना ली। सर अगर इजाजत है तो अच्छा, मैं कुछ पॉइंट में नोट बना रहा था। मैं बिल्कुल ही आपकी तरफ आता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हमारे एक दोस्त हैं अमाद अली कूर साहब साहिवाल से, तो इन्होंने एक ऑफर की है कि इनके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है और अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो ये अपनी खिदमात आपको देंगे। तो अमाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, थैंक यू वेरी मच। अब आप बात करें जी, रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप वक्त दे रहे हैं और हम सबको सुन रहे हैं। तो मैं आपसे ही शुरू कर लेता हूं। अगर आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लाइसेंस है तो यहाँ पे आप जाइएगा, मेरा
ID आ रहा होगा, मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा मैसेज, राय साहब से मेरा पर्सनल नंबर भी आप ले लीजिएगा। तो आपको मैं स्ट्रेट अवे 3 चीज़ें बता देता हूँ, उसमें मैं इन्वेस्टमेंट भी आपको अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, ऑनलाइन में उसका अनाउंसमेंट कर देता हूँ। आप एक प्रोडक्ट को पकड़ लें, इस वक्त पाकिस्तान में जितना ऑफिस, और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो ये आपको एक ये दरख्त नज़र आ रहा होगा ना, ये प्लांटेशन है राय साहब, और ये सारी चाइना से आ रही है, ठीक है। 99% ये हमारे यहाँ इस वक्त जो जितने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, हमारे ऑफिस अंदर, ये घरों के अंदर ये प्लांटेशन यूज़ हो रही है, चाइना से आती है, ठीक है। हम इसी एक प्रोडक्ट पे सिर्फ 2 मिनट लगाएंगे, मुनीर साहब को मैं ऐड करूँगा, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा दूंगा अमाल साहब की फ़ायदा लेते हुए कि एक इकोसिस्टम बनता कैसे, गलती कहाँ हो रही है। बातें सारी, आइडिया सारे, प्लानिंग सारी वो बहुत है, मतलब आप इतना AI आ गया कि उसको 1 मिनट में आप एक प्रॉम्प्ट दें कि यार मुझे एक बिजनेस प्लान बना दो, तो आपको 10 बना के दे देगा। ये चीज़ें ना आउटडेटेड हो गई हैं, अभी इनके ऊपर बात करना आई थिंक कि आप सबका मतलब टाइम ज़ाया करने के बराबर है। इसमें से कुछ जो प्रॉब्लम है ना सर, उसको समझिएगा, मैं फिजिकली बिजनेस कर रहा हूँ 18 साल से, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशंस। अभी जो बड़ी खूबसूरत बात अभी कर रहे थे प्रोफेसर एहसन बेग साहब कि जो 2 तरह की आपकी सेल होती है ना, मुनीर साहब ने सेल कर दी, उसके आगे चली जाती है कि सेल की 2 कैटेगरीज है, प्रोडक्ट एक है, सर्विस। अब मसला क्या है कि हमारा प्रोडक्ट को लेके सर सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला ये है कि आज भी प्रोडक्ट पाकिस्तान की दुनिया में सबसे सस्ती है, हम चाइना से भी सस्ते हैं प्रोडक्शन में। ये एक गलत मिथ बनी हुई है कि शायद हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, नहीं, हमारी कॉस्ट आज भी सबसे कम है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो इतनी पुअर है कि वो दुनिया में कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है। उसके 3 मेन रीजंस हैं। नंबर 1, हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, वो बहुत वीक है। नंबर 2, हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो R&D करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे मुल्क में। तो हम जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी रिसर्च नहीं है। अच्छा, अगर हम अपनी रिसर्च करें, छोटे से माइक्रो लेवल से हम शुरू करें, किसी एक चीज़ को पकड़ें और उसकी प्रोडक्शन हम ठीक करें और माइक्रो लेवल से छोटे छोटे काम करें। अब हम फंस कहाँ जाते हैं, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अब मैं खुद ही उसका एक्सपोर्टर बन गया हूँ, खुद ही उसकी मैं लीड जनरेशन करने लग गया हूँ, खुद ही मैं उसके ई-कॉमर्स स्टोर भी इन हाउस चला रहा हूँ। अगर मुझे इन हाउस चलाना है, मैं एक छोटे से बिजनेस का ई स्टोर एक बनवाया और चला लो अदनान साहब, तो मेरी उसकी जो सिर्फ स्टोर बनाने की कॉस्ट आई ना, दैट इज अराउंड 3 मिलियन रुपीज़, ठीक है। मैं चूँकि मुझे आपको कहा ना कि मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैंने एक्सपर्ट्स को हायर किया, और अब जो उसकी ऑपरेशन कॉस्ट मुझे समझ आ रही है वो मंथली कम से कम 2 लाख रुपए से ऊपर है। इसी तरह अगर सेल्स में मुनीर साहब जैसा या मतलब बड़ा को आप एक्सपर्ट हायर करते हैं और उसके नीचे एक टीम बनाते हैं, उसकी भी कुछ ना करते, उसकी लाखों रुपए में महीने की आपको उसकी कॉस्ट करनी है, ठीक है। आपका सेल्स के लाखों रुपए जाएगा, लाखों रुपए आपका ऑपरेशन के हैंडलिंग में जाएगा, और लाखों रुपए आपका R&D पे लगेगा, तब जाके आप चाइना के मुकाबले की कोई एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो प्लास्टिक की है, वो लोहे की है, वो सीमेंट की है, वो किसी भी चीज़ की। अच्छा, दूसरी हमारी आती है सर सर्विस की जो बात है, तो सर्विस में हम बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं कुछ ऑस्ट्रेलिया में सर्विसेज बेच रहा हूँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई हुई हैं, सर्विसेज में हम फंसे ही कहाँ हुए हैं कि वही वाली बात, हम लोग ना फाइबर और इन चीज़ों पे जब जाते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा कंपटीशन है, हमें यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सबसे पहले जो 5 लोग या 6 लोग आपस में बैठे हैं, हम लंबी बात नहीं करते कि लोग कोर्स बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हो रही हैं। मैं उनको पर्सनली अप्रिशिएट करता हूँ। अदनान साहब, आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा मैं नंबर्स वाला बिजनेसमैन हूँ ना, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज दे आर अ ड्रीम सेलर्स। जैसे अभी सर ने बात की ना, अली साहब ने, देखें ये भी एक प्रोडक्ट है, जो ड्रीम्स है ना, ड्रीम इज आल्सो प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो एक हमारे यहाँ मुल्क में चूंकि बच्चे या गुर्बत की वजह से, बाकी वजूहात से वो ढूंढ रहे हैं कि यार हमें इस अंधेरे में कहीं से रोशनी नजर आए। अच्छा, वो मार्केट में डिमांड है ड्रीम्स की, बिकॉज वी आर इमोशनल, या हम पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर ड्रीम्स देखते हैं। मैं दरवाजा बंद करिएगा, ठीक है। सॉरी, मेरे ऑफिस में कुछ हो रहा था, दरवाजा बंद कर दें। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं सर, वो ड्रीम सेलर्स हैं, तो वो ड्रीम सेलिंग कर रहे हैं। वो ये भी एक बिजनेस है कि आपने ख्वाब बनाया, उसको अच्छे से डिज़ाइन किया, अच्छी से उसकी प्रेजेंटेशन बनाई, आपने उसको बेच दिया।
وہ جو بھی کر رہا ہے وہ بہت اچھا بزنس کر رہا ہے. بینگ اے بزنس مین آئی مسٹ اپریشیٹ. اب وہ بزنس کا کسی کو نفع ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے. بزنس مین کا کام ہے اس بزنس سے پیسہ بنانا. وہ ویڈیو بنا کے بنتا ہے, وہ جیسے بھی بنتا ہے. ہم اس کو چھوڑ کے آپس میں ہم بات کرتے ہیں کہ وٹ وی کین ڈو اینڈ ہاؤ آئی کین سپورٹ آل آف یو. میرے ذہن میں کیا ہے, میں نے کچھ پوائنٹس ابھی آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے نوٹ کیے ہیں. ہمیں نا سر سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ ایک پروڈکٹ پکڑنی چاہیے, صرف سنگل پروڈکٹ. پورے ملک کی چیزیں یا معدنیات یا ان پہ نہیں جانا. جسٹ پک ون سنگل پروڈکٹ. آئی ول ٹیک دا رسپانسبلٹی آف دا پروڈکٹ. ایک ہم پاکستان میں بنا لیتے ہیں یا کوئی بنا رہا ہے تو اس کو فائنڈ کر لیتے ہیں. ایک ہم سر چائنا سے یا کسی سے پاکستان کے اندر منگوا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک پروڈکٹ ہمارے پاس ہوگی وچ وی کین ایکسپورٹ فرام پاکستان, اور ایک پروڈکٹ ہوگی وچ وی کین امپورٹ فار دا پاکستان. یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد عدنان صاحب کی ہم ایکسپرٹیز لیتے ہیں کہ سر اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ہمارے پاس پروڈکٹ آ گئی, مثال کے طور پہ 10 ملین کی آ گئی, 1 کروڑ 2 کروڑ سے کہ پروڈکٹ ہمارے ویئر ہاؤس میں ان ہاؤس پہنچ گئی. اب آپ ڈیزائن کریں ایک اس کا ای کامرس سلوشن جس کے اوپر مہینے کی اس کی کاسٹ ہے 2 لاکھ روپے, یہ پروفٹ جنریٹ کرے 5 لاکھ روپے. آپ مجھے پلان بنا کے دے دیں. ٹھیک ہے, انہوں نے پلان بنا دیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں منیر صاحب کے پاس. منیر صاحب اب آپ ایسا پلان بنا دیں کہ یار 3 لاکھ روپے اس کا ایکسپینس ہو. ایک تو آپ ایکسپینس اس کا پلان بنا دیں کتنا ہوئے گا, پھر آپ نمبرز آف پیپل بنا دیں کہ اس کے لیے آپ کو ہیومن ریسورس کتنا چاہیے, کتنے لوگ چاہیے, کیا سسٹم چاہیے. ایک سیل کا سسٹم جنریٹ ہو. وہ لوگ کیا کریں کہ اس 3 لاکھ کے بجٹ کے اندر اس کو سیل کریں 10 لاکھ روپے کی. 7 لاکھ روپے وہاں سے پروفٹ آ گیا, 2 لاکھ روپے آپ ای کامرس سے پروفٹ آ گیا. So we have to move into the numbers with facts and figures with the status کہ یار یہ ایک پروڈکٹ ہے, 30 دن ٹائم ہے, یہ 6 ایکسپرٹس ہیں. ان ایکسپرٹس نے آگے جو ٹیم بلڈ کرنی ہے وہ اپنی اپنی ٹیم بلڈ کریں. اس ٹیم نے یہ کام کرنا ہے. سر آئی کین گارنٹی کچھ نہیں تو آپ 5 لوگ کم از کم 100 بندے کو آرام سے منتھلی ہینڈل کر سکتے ہو اور 100,000 سے زیادہ اس کی انکم ہو سکتی ہے. یہ بڑا سمپل اسٹریٹ فارمولا ہے. پھنسے ہم کہاں ہوتے ہیں کہ ہم نہ بات کر رہے ہوتے ہیں, نہ اس کے ہمارے زمین پہ پاؤں ہوتے ہیں, آسمان پہ ہمارے ہاتھ لگے ہوتے ہیں. ہم نہ خلا میں کہیں گھومی جا رہے ہیں, مطلب ڈسکشنز میٹنگ. میرے آفس میں ایک انوائرمنٹ ہے سر, آپ لوگوں کی اجازت سے سوری تھوڑا پرسنل کرنے لگا. میرے آفس میں نا میٹنگز بین ہیں. ہم لوگ یہ اس وقت بیٹھتے ہیں لائک رات کو 1 گھنٹہ ہم لوگ ساری ٹیم بیٹھتے ہیں کھانا وانا کھا کے سب چیزیں کر کے کہ یار جیڑی میٹنگ کرنی ہے اس والے کر لو. ٹھیک ہے. میرا ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ یار صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کام کا ٹائم ہے, میٹنگز کا ٹائم نہیں ہے. نو میٹنگز. جس نے تھوڑا کرنا ہے, زیادہ کرنا ہے, جو کرنا ہے وہ بھائی کام کرو. میٹنگ کرنی ہے وہ رات کو 1 گھنٹہ میٹنگ کر لو. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم بہت لمبی چوڑی ڈسکشن میں پڑے ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہم اس کو سر شروع کرتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو میری پوری ٹیم, میرا آفس, میرا کوئی چیز آپ کو چاہیے, وی کین ہیلپ یو آؤٹ. میں اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. سب آپ اس کو کمانڈ کریں. یہ آپ بڑا اچھا کرتے ہیں کہ آپ ٹائم نکالتے ہیں اور آپ نے لوگوں کو جوڑا. یہ سب سے مشکل کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو لائک مائنڈیڈ لوگوں کو جوڑیں. منیر صاحب جیسے سیلس کر رہے ہیں تو یہ سیلس کے اپنے حلقہ باب میں اپنے سرکلس کے ایکسپرٹس کو ساتھ جوڑیں. یہ ایک اپنا ایک پورا ٹیم بنائیں. میں آپ کو بہت شکریہ. تو اس طرح ہم ایک ایکو سسٹم بنائیں جس کے اندر نا 4 پوائنٹ جو میں نے ابھی لکھے ہیں صرف چھوٹے چھوٹے کہ وی شوڈ فوکس. نمبر 1 ٹھیک ہے, پوائنٹ بائی پوائنٹ. نمبر 1 ہم کیا کہ وٹ وی ڈو, کرنا ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو ڈو, کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاؤ مچ ٹائم ریکوائرڈ, ہاؤ مچ منی ریکوائرڈ, ہاؤ مچ پیپل ریکوائرڈ. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن اسٹرکچر ایک چھوٹا سا اسٹرکچر بنائیں, ایک لائک بنکو ٹائپ, اور آپ شروع کریں. آپ دیکھیے گا کہ آپ مہینوں کے اندر پاکستان کے اندر آپ رزلٹ لے کے آ جائیں گے. میری تو مطلب بڑی اسٹریٹ فارورڈ اس کے اندر یہ انکلوڈ ہے. جی بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک پروڈکٹ دوں. میں اس پہ کام کر رہا ہوں, میں نے سوچی ہے, ابھی کچھ بیسک انفارمیشن لی ہیں, اور چونکہ میں کسان نہیں ہوں تو ہمارے ہاں گڑ بنتا ہے بہت زیادہ, اور
उसमें अच्छी क्वालिटी का भी है और उसमें घटिया क्वालिटी का भी है और उसमें 2 नंबरियाँ भी हैं। तो अगर हम गुड़ को बनाएँ और उसे चॉकलेट की पैकिंग में दें, यानी जो चॉकलेट जैसे बिकती है, इस तरह से हम प्योर खालिस गुड़ हो और उसमें और कोई किसी किस्म की कोई मिक्सिंग ना हो और वो बिके इंटरनेशनल मार्केट में। और वो चॉकलेट का साइज़ फिर बड़ा भी हम करते जाएँ, आधा किलो का, 1 किलो का, 5 किलो का। तो इससे क्या होगा कि हमारी पूरी की पूरी जो किसान की एक कम्युनिटी है वो खुशहाल हो जाएगी। वो बड़ा अभी जो वो बना रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, चीज़ उग रही है, चीज़ बन रही है, लेकिन उसे मक्खियाँ खाती हैं, इंसान कम खाते हैं। हम उसको दुबई में नहीं बेच सकते, हम उसे मलेशिया में, कतर में, हम उसे यूरोप में, अमेरिका में कहीं नहीं बेच सकते, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं है। उसको जितनी सफाई चाहिए, जितनी खूबसूरती चाहिए, जितनी अच्छी पैकिंग चाहिए, वो नहीं है। ये एक सस्ती तरीन हमारी जो ये प्रोडक्ट है और ये जैसा कि आपने रशीद साहब ने शुरू में कहा कि हमें 2 लाख की चीज़ को 5 लाख में बेचना है, तो वो इसमें मार्जिन है। इसको ज़रा देख लें, इस एक प्रोडक्ट पे काम कर लें। इस साल लोगों से गन्ना बुक करवा लें कहाँ अच्छा बनता है और उसके बाद अगले साल हम वो सारा खरीद लें अपनी ज़ेरे निगरानी, उसे हम बनवाएँ और उसे फिर पैक करें और फिर उसे हम एक्सपोर्ट कर दें या लोकली भी हम बेचें तो वो बिकेगा। तो ये मेरी एक सजेशन है। राय साहब मैं इसमें आपको थोड़ा सा 1 मिनट दूंगा, बाकी दोस्तों से पहले मैं अर्ज कर देता हूँ। मुझे थोड़ा सा इसके अंदर ना एक ऑब्जेक्शन ये है कि फिर यहीं पे हम फंसेंगे। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि ये आप एक डेवलप करें R&D के डिपार्टमेंट, बेशक अली साहब के अंडर, आप एहसान साहब के अंडर डेवलप करें या जो भी एक्सपर्ट इसके लिए आप लेके आएँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हों, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट डेवलप करना एक बहुत बड़ी साइंस है। ये जो हमारा एटीट्यूड है ना पाकिस्तानियों का कि किसी ने बताया साबुन बना लो तो हम साबुन के एक्सपर्ट बन के साबुन से खाना शुरू कर देते हैं, किसी ने कहा मूंगफली को फ्राई कर लो तो हम वो, हाँ मतलब हम एक्सपर्ट बन जाते हैं विद इन अ वीक कि वी कैन प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। यही हमारा अलमिया है पाकिस्तानियों का और इसी की वजह से सर हम लोग इतना डिक्लाइन में हैं। मेरी अर्ज समझें, देखें प्रोडक्ट नहीं बनती, प्रोडक्ट बनाने में सालों साल लगते हैं। अभी स्टेप 1 में हम शुरू कहाँ से करें राजा साहब कि जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पाकिस्तान में बनी हुई हैं, जो हर मेयार के ऊपर फिट बैठती हैं, मिसाल के तौर पे उसकी क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब उस ऊपर टॉप होनी चाहिए, टॉप इन द पाकिस्तान होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 वो सबसे हाई डिमांड प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 उस प्रोडक्ट का पूरा ऑपरेशनल सेटअप R&D फैक्ट्री वर्कशॉप छोटी बड़ी जो भी है वो R&D ऑपरेशन हो अच्छे स्मूथ वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। आप सबसे पहले वो 10 प्रोडक्ट वो पकड़ें, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हंटिंग हो जाएगी, आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट। बहुत सी प्रोडक्ट पाकिस्तान में बन रही है। मसला क्या है कि जो जेन्युइन काम करने वाले राय सब लोग हैं ना वो ऑफ स्क्रीन है, वो स्क्रीन पे हैं ही नहीं। आप में से कोई भी उनको फिजिकली तो जानता होगा पर्सनल कैपेसिटी में, बट आप उनको कभी ये सोशल मीडिया, फेसबुक, ये लाइव सेक्शंस यहाँ नहीं देखेंगे उन लोगों को, बिकॉज वो दे आर बिजी इन देयर बिजनेसेस, ठीक है। और ये जो मिलीनियर्स और सारे ये लोग हैं ना, ये सब वेले हैं, क्योंकि अगर ये इनके पास कोई बिजनेस हो तो ये 4-4 घंटे ये फेसबुक पे टाइम ना दे सकें। मतलब आपकी वजह से मैं पता नहीं कितने साल के बाद दोबारा लाइक आपसे सलाम दो ये तो मैं इधर आया, टाइम ही नहीं है किसी के बिजनेसमैन के पास। तो हमने करना रहा सब ये है कि जो R&D सेटल्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये मेरा मशवरा है बिकॉज मैं प्रोडक्शन का बंदा हूँ, तो हम सबसे पहले ना सेटल प्रोडक्ट्स को पकड़ें, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। हम उन इन्वेस्टर्स को या उन प्रोड्यूसर्स को कन्विंस करते हैं कि भाई हम आपकी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आ गई, फर्ज कर ले प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, हमारे वेयर हाउस में इस वक्त 1 करोड़ रुपए की एक प्रोडक्ट पकड़ी हुई। मेरा प्लान समझिएगा मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास राय साहब आ गई, ठीक है, और उस सारे मेयार्स के ऊपर सारे सर्टिफिकेट ISO का, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, हर सर्टिफिकेट के ऊपर वो फिट बैठती है, हो गया। उसके बाद फ़ौरन से काम शुरू हो जाए हमारे अदनान भाई का कि अदनान भाई साहब अब आप आ जाएं, जूम मीटिंग कर लेते हैं और अब आप बताएं कि इसको यार हमने फ़ौरन इमीडिएटली 100 बच्चों को ई स्टोर के थ्रू इसकी सेलिंग पे कैसे लगाना है।
یہ اسٹرکچر ڈیزائن کریں گے عدنان صاحب بیکاز ہی از ای کامرس ایکسپرٹ. ہمارا فیز 2 میں ایسا کوئی اسٹرکچر بن گیا جس پلیٹ فارم کے اوپر وہ پروڈکٹ بکے گی. ٹھیک ہے. اسٹیپ 3 میں منیر صاحب آ جاتے ہیں کہ یار اب پروڈکٹ بھی ہے, اسٹرکچر بھی بن گیا, اب اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی, پھر اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کریں ہم لوگ. پھر اسٹیپ 3 میں جب مارکیٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو سر وہ ایزیلی وہ پروڈکٹ بکے گی. جب ایک دفعہ پاکستان میں صرف آپ کسی ایک پروڈکٹ کو اس طرح آپریشنلی, پھر آپریشن کی ٹیم آئے گی جو اس کی ڈلیوری میچور کرے گی, اس کی کوالٹی, ڈلیوری, پیکنگ, سروس اینڈ تک. اور ہمارے پاس سارے یہ ماڈل ان ہاؤس ہے, ہماری کمپنی یہ کام کرتی ہے. تو میں آپ سب دوستوں سے وہ سارے ڈاکومنٹیشن ہر چیز بہت مختصر طور پر یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی تک کون سے جو پروڈکٹ ہیں وہ ڈیفائن کر لیے ہوئے ہیں یا ان پہ کام کرنا شروع کر دیا؟ ہم نے رائے صاحب جب اپنا بنکو بنایا ہے نا, چونکہ ہم نے یہی سارا اپنا بزنس انکوبیشن سینٹر کے اوپر یہی ٹریننگ یہی سب کچھ کرنا تھا, ہم نے سب سے پہلے نا پاکستان میں ایک پروڈکٹ ڈیولپ کی. پاکستان میں اس وقت سب سے ہاٹ فیوریٹ جو سیلنگ پروڈکٹ ہے نا وہ ہے یہ جو گملہ سمجھ لیں آپ, جو پلانٹر ہے. یہ ایک پلانٹر اور اس کے اندر جو چائنا سے آتا پودا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس وقت پاکستان میں جو گھروں کے انٹیریئر کو یا آفیسز انٹیریئر یا ڈیکور کے بزنس سے ریلیونٹ ہے نا, وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے. اس وقت یہ کم از کم کچھ نہیں تو مہینے کی اس پروڈکٹ کی اگر آپ صرف ایک ہی اسٹور بنائیں تو ایک مہینے کی 20 ملین سے اوپر کس کی سیل ہے صرف ایک پروڈکٹ کی پاکستان میں ان ہاؤس. ٹھیک ہے. اور یہ پروڈکٹ ساری چائنا سے آ رہی ہے. پاکستان میں اس کا پروڈیوسر ہی کوئی نہیں. اس کا کوئی اگر لوکل مینوفیکچرر ہے نا تو اس کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہے وہ شاید 2 لاکھ کی یا 3 لاکھ کی پروڈکٹ بہت تھرڈ کوالٹی پاکستان میں بنا سکتا ہے. اس میں پاکستان میں اس کی مشینری نہیں ہے, اس کے را میٹیریلز نہیں ہیں, اس کی کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. نو باڈی نوز. ہم چائنا سے منگواتے ہیں, بیچ رہے ہیں. مطلب ہمارا شالمی مارکیٹ آپ کے یہاں پہ راول پنڈی میں, کالج روڈ, گل پلازا کراچی میں, ہر جگہ کے اوپر اس کی بہت بڑی منڈی بنی ہوئی ہے. لیکن یہ سارا میٹیریل چائنا سے آتا. ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی. ہم نے ایک چائنیز کو 2 کو اٹھا کے ہم پاکستان لائے, لا کے ہم نے ان سے سارے بندے یہاں پہ 10 لوگ ٹرینڈ کروا کے ہم نے اس کو پروڈیوس کیا. ہم نے بغیر ای کامرس بغیر کچھ کیے اس کے اوپر ایک پائلٹ پروجیکٹ رن کر کے دیکھا. اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں یا بچے ہوں گے نا, آرام سے 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ سیلز انسینٹیو بنا سکتے ہیں صرف 15 دن کی ٹریننگ کے بعد. اور آپ کا ای اسٹور نارمل لیول کا اگر 1-2 ملین کا ای اسٹور بنا ہوا ہے جو روبوٹک ہو, جس کا لائک جیسے ہم نے اپنا ای اسٹور بنایا نا ایسا, تو ہم نے اس کو کیا کیا ہے, ہمارا سسٹم سمجھیے گا کیا ہے کہ آپ کے انسٹاگرام کے اوپر, آپ نے فیس بک کے اوپر کسی بھی جگہ کے آپ نے اس کو پوسٹ کر دیا, آپ نے وائرل کر دیا, وہاں سے ایک لنک کنیکٹ کیا ٹو دا ویب سائٹ. اچھا, اب آپ کا وہ چیٹ بوٹ کیا کر رہا ہے کہ آپ کو وہ لے کے آ رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر. ہم نے اس کے اندر ہیومنس ایررز ختم کر دی ہیں. آپ کو لے کے آتا ہے واٹس ایپ کے اوپر. اب جب آپ واٹس ایپ کے اوپر آتے ہیں تو واٹس ایپ کے اوپر آٹو جنریٹڈ چیٹ باٹ بنا ہوا پورا ہمارا, وہ خود ہی کوشچن پوچھ رہا ہے کلائنٹ سے, خود ہی اس کو آنسر کر رہا ہے. وہ ڈریگ کرتے 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 پوری اس کو ڈیٹیل پرووائڈ کر کے اینڈ اس کا آرڈر میچور کر کے اس کو آرڈر سیل کر دیتا ہے. اس سارے کے اندر کوئی انسان انوالو ہی نہیں ہے. اس کی ریزن ہے ہمیں 2 سال لگے. یہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں, جتنے بھی ٹرینرز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ہمیں تو پاکستان میں لائک نہ ای کامرس ایکسپرٹ مل رہا ہے. ہم نے اینڈ جا کے یہ میری آسٹریلیا والی کمپنی کے تھرو ہم نے یہ اپنا ای کامرس بنایا. 4 بندوں کو میں نام نہیں مینشن کروں گا, رائے صاحب لاکھوں روپے کی پیمنٹس بھی ہم نے کر دی. وہ کوئی 2 مہینے کسی نے ذلیل کیا, کسی نے 3 مہینے ذلیل کیا. اینڈ کسی کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آ سکی ہاؤ آ ای کامرس اسٹور ورکس. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے تھے, ورڈ پریس سے وہ 5,000 روپے کی ویب سائٹ اٹھاتے تھے اور ہمیں چپکا دیتے تھے کہ جی یہ آپ کا ای اسٹور بن گیا. کوئی بندہ لائک وہ ہوسٹنگر سے بناتا تھا, اے آئی سے بناتا تھا, اگلے دن ہفتے بعد آ جاتے تھے پریزنٹیشن دینے کے, سر یہ ویب سائٹ بن گئی دیکھیں بڑی خوبصورت ہے. نو بڈی ایون نوز کہ یار اس کے اندر جو فنکشنز ہیں, ہاؤ دا فنکشنز آپریٹ. میں ان سے سوال پوچھتا تھا کہ مجھے آپریشن بتاؤ کہ اس کے ڈیزائن تھیم کو چھوڑ دو جو بھی ہے, یہ تو مطلب $10 کا تھیم مل جاتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے جو آپریشنز ہیں وہ کسی بائر کے لیے کمفرٹیبل ہے یا انکمفرٹیبل ہے. وہ الٹا انکمفرٹیبل تھے. میں نے کہا اگر میں بائر ہوں تو مجھے وہ ویب سائٹ چاہیے جہاں پہ میں جاؤں, مجھے ایک پکچر ایک پروڈکٹ نظر آئے اور اس کے بعد ایسا وہ نا ٹریک کرتی جائے, مجھے خود ہی ڈریگ کرے.
लाइक उसके फंक्शन इस तरह के वर्किंग करें कि वो ड्रैग करते करते, और वो मैंने कहाँ से लिया, मेरी एक आदत है, मैं रात को कभी भी अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं देखते कोई अच्छी ऐप आ रही होती है ना, तो ड्रैग करते करते एंड पता लगता है हमारा क्रेडिट कार्ड पंच हो चुका होता है, फिर मुझे पता चलता अच्छा यार ये बाय कर ली है। मतलब वो बात दफ़ा याद भी नहीं रहता कि कितनी ऐप्स बाय हो जाती है। मतलब मुझे मेरे ज़हन में ये था कि यार गोरा जब आपको ई कॉमर्स पे लाता है वो तो आपको छोड़ता ही नहीं है, वो तो आपको खींच के ले जाके आपका कार्ड पंच करके फिर कहता है भाई ठीक है उन 10 ठीक राम जी। तो मतलब मेरे नज़दीक ई कॉमर्स ये है कि एक प्रोडक्ट क्लाइंट को पसंद आ गई, अब वहाँ से आगे क्या हो रहा है सर कि प्रोडक्ट अच्छी है, हो सकता है वो सेल्स वाला बच्चा ही अच्छा नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसका एटीट्यूड ही नहीं है वो, तो हमने उसको ना एंड तंग आके, क्योंकि पाकिस्तान में सर मेरा दर्द ये है कि लोग नहीं हैं ट्रेंड, अगर हैं तो मुझे दें, आप 50 लोग दें 100 दें मुझे दे दें, मैं सुबह उनको जॉब देता हूँ, नहीं है इवन अच्छा, एक बात ये बताएं कि आपका प्रोसीजर समझ में आ गया, अब हम पहला स्टेप क्या लें, आपको हम किस तरह से असिस्ट करें? मैं बैठा हूँ, अली साहब बैठे हैं, मुनीर साहब बैठे हैं, आसन बेग साहब बैठे हैं, हम आपको कैसे सपोर्ट करें? और भी जो दुनिया में पाकिस्तान में बेशुमार लोग बैठे हैं, बाहर की दुनिया में, यूके में, अमेरिका में, दुबई में, हर जगह मेरे कुछ दोस्त बैठे हैं, सारे बहुत मोहब्बत करने वाले। मैं अपना पूरा नेटवर्क जो है वो आपको दूं, उसमें क्या चीजें हों, मेरे ज़िम्मे क्या ड्यूटी है? सर हम सबसे पहले ना एक जैसे कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ना, हम सारे वो लोग जो सीरियसली इस काम को करना चाहते हैं, दे कैन मैनेज देयर टाइम, मतलब डेली 1 घंटा वो दे सकते हैं कम से कम, मतलब वो बाइंडिंग होगी उन सब के ऊपर, तो उनको फिर टाइम, फिर हम एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनाते हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा क्या होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन पैसा बनाएगी। जैसे अदनान भाई ने एक बात की ना फ्री में ट्रेनिंग, मैं फ्री वाला बंदा नहीं हूँ, मेरा होता है कि पैसा बनेगा तो चीज़ें आगे चलेंगी, पैसा नहीं है तो दुनिया में ना कोई इकोसिस्टम बनता है, ना कोई ट्रेनिंग होती, कुछ भी नहीं होता। वो लाइक आप 2-4 दिन करेंगे उसके बाद या आप बोर हो जाएंगे या आपके सुनने वाले बोर हो जाएंगे, बिकॉज जो हमें इस वक्त रात के 10 बजे सुन रहा है ना, वो इसलिए सुन रहा है कि दे वॉन्ट टू अर्न मनी, उसका मकसद और कुछ नहीं है ना हमसे उसको बहुत प्यार होएगा, उसका मकसद है कि उसकी लाइफ को हमारी वजह से बेहतरी कैसे, हम चेंज कैसे दे सकते हैं, और इसके ऊपर काम ये है सर कि हम इमीडिएटली कल परसों जब भी आपको इजी लगे आप एक जूम मीटिंग प्लान करें, मैं उसके ऊपर पूरा आप लोगों को एक प्लान बना के देता हूँ कि यार इसका प्लान क्या है, इसमें हम सबके रोल्स क्या हैं, डिफाइन रोल्स होने चाहिए, इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन साइड को, मिसाल के तौर पे मैं प्रोडक्शन साइड को या इम्पोर्ट को ले लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट को ले लेता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जितनी भी 20 मिलियन की 50 मिलियन की, आई कैन प्रोड्यूस द इन्वेस्टमेंट, हो गई प्रोडक्ट बन गई। अब वो प्रोडक्ट महीने में स्टोर के ऊपर बिकती नहीं है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदनान साहब की या जो भी ई कॉमर्स हैंडलर है उसकी होनी चाहिए। अच्छा, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा ऑपरेशन सिस्टम स्मूथ है और वो स्प्रेड ही नहीं हो रही, लाइक वो 1 लाख लोगों तक एक हफ्ते में पहुँच ही नहीं रही, तो वो मुनीर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि पहुँचानी उन्होंने, ठीक है। तो जब अगर कोई भी पाकिस्तान के अंदर, जैसे हमारी सर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमारी कंपनीज हैं, तो हम पैसा बना रहे होते हैं ना, बिजनेस चला रहे होते हैं, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम जब सोशली आते हैं ना, तो सोशल मैंने जो समझा कि सोशली हम ना एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्किंग नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल, मैं आपकी खुशी के लिए कहूँगा राय साहब आपने बहुत अच्छा बोला, आप मेरी रिस्पेक्ट में कहेंगे रशीद साहब क्या बात है, हमें थोड़ा सा इससे मुझे लगता है बाहर निकलना पड़ेगा, लाइक हमें एक डिफाइन रोल करना पड़ेगा, मतलब लाइक यू आर अ कनेक्टर, आप कन्वीनियर हैं, आपका काम है रशीद, मुनीर, अदनान, मतलब आपको जो 10 एक्सपर्ट्स हैं, 10 डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनको जोड़ना है, ठीक है। अब आप वो मैग्नेट हैं, आप वो सोर्स हैं, आप वो पॉइंट ऑफ एनर्जी है जहाँ पे ये सारी एनर्जी इकट्ठी हो आके, फिर सर मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा जब हर चीज़ का एक्सपर्ट बैठा होगा और वो उस चीज़ के अंदर कंट्रोल करेगा, तो सर कैसे मतलब प्रोडक्ट नहीं बनेगी, या कैसे सेल नहीं होगा, या कैसे उसके ई कॉमर्स नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम एक बंदा सारे काम करता है तो वो सारे काम ठीक, कहीं ना कहीं उसको पता नहीं चल रहा होता, उससे गलती हो रही होती है। लाइक मैं ई कॉमर्स चलाऊँगा तो मैं अदनान भाई से अच्छा नहीं चला सकता, अदनान भाई मेरे से अच्छी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो मेरा 18 साल का प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है। हो सकता है जितनी अच्छी मुनीर भाई की सेलिंग पिच हो या सेल को लेकर प्लानिंग हो, मेरी नहीं हो सकती, ठीक है। हो सकता है मुनीर भाई से ज़्यादा मेरी प्रोडक्शन एक्सपर्टीज हो। तो मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है
کہ ہر چیز کا جو ایکسپرٹ ہے، ایک اس کا ہیڈ ہو، منیر صاحب ہیڈ ہیں، اب نیچے جتنا نیٹ ورک بنتا جائے وہ منیر صاحب ہی اس کو دیکھ رہے ہو، میں نہ دیکھ رہا ہوں. مطلب میں مارکیٹنگ کے لوگوں کو نہ جا کے لیکچر دوں کہ یار تم نے ایسے کرنا ہے، نہیں. وہ ایک منیر صاحب از دا ہیڈ، اس کے نیچے جتنی بڑی آرگنائزیشن ہوتی جائے اس کو ہیڈ منیر صاحب ہی کرتے رہیں. ای کامرس ہے تو عدنان صاحب ہی کرتے رہیں. مطلب اس طرح میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی اس طرح کا آرگنائزیشن اسٹرکچر پاکستان میں بنے. اور وہ تو سب سے پہلے جو ہے آرگنائزیشن بنے، اس آرگنائزیشن کی آپ بیسک آؤٹ لائن تیار کریں. جی اس کا سائز کیا ہوگا، نمبر 1، اس میں کس کیپیسٹی کے لوگ ہوں گے. بالکل ٹھیک. مثلاً اس میں 10 لوگ چاہیے آپ کو یا 11 لوگ چاہیے، تو ان کی کیپیسٹی کیا ہوگی، ان کی اسکل سیٹ کیا ہوگا. اس کے آگے وہ لکھیں کہ ایک بندہ ہمیں اس اسکل سیٹ کا چاہیے. وہ آرگنائزیشن بنانے میں پھر لوگوں سے رابطے کرتا ہوں اور لوگوں کو کنوینس کرتا ہوں، اور جو لوگ اویلیبل ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر ہم وہ یہ اس کا سٹارٹ لے لیں. ایسے بھی اس کو نا، اس کی آؤٹ لائن کو سمجھیے گا، بہت سمپل ہے. جیسے ہم ابھی 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ہو گئے کوآرڈینیٹر، منیر صاحب ہو گئے سیلز ہیڈ، عدنان صاحب ہو گئے ای کامرس ہیڈ، احسن صاحب کی اپنی جو ایکسپرٹیز ہے احسن صاحب اس کو ہیڈ کریں، میری جو ایکسپرٹیز ہے میں اس کو ہیڈ کرتا ہوں. اب ہم نے کرنا کیا، ہم نے خود سارا کام نہیں کرنا. اگر منیر صاحب کے لنک میں یا میرے لنک میں ایک ایسا سیلز کا بندہ ہے جس کا اپنا والیوم یہ ہے کہ وہ 1 کروڑ روپے سیلری لے رہا ہے اور وہ بہت بڑے ہائی پروفائل کے اوپر سیل ایکسپرٹ ہے، تو وی شوڈ ٹیک دا اپرچونٹی ٹو ٹیک سم ہیلپ فرام دیٹ پرسن. لیکن وہ ڈپارٹمنٹ کیا ہوگا، میرے وہ جاننے والا ہے، مثال ہے آپ کے جاننے والا ہے، احسن بھائی کے جاننے والا ہے. ہم ان کو کنیکٹ کریں گے منیر صاحب کے ساتھ کہ ہماری آرگنائزیشن ہے، اس میں جو ہمارے مارکیٹنگ اینڈ سیلز کا ڈپارٹمنٹ اس کو منیر صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کے ساتھ ذرا بات کر لیں، ہمیں آپ کی تھوڑی سی خدمت اور آپ کی سروس چاہیے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری آرگنائزیشن ہماری ہی جو 6 7 8 لوگ جو بھی ہیں، لیکن پھر ہم کیا کریں کہ ہم اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس بنائیں اور ہر بندہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کو ساتھ انٹریکٹ کرے، لوگوں کو لے کے آئے، اور اس طرح ایک ایکو سسٹم جنریٹ ہو. وہ پیڈ بھی ہو سکتا ہے، نان پیڈ بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتوں میں لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا بیسک سٹرکچر میں چاہتا ہوں کہ آپ پیپر لیں، اس پہ لکھیں. وہ لکھیں گے ویسا وہ تو پورا بزنس پلان آپ کو بنا کے میں دیتا ہوں نا. وہ تو ہاں جی، وہ بنائیں. ایک ہم جنرل ایک ڈسکشن کر رہے ہیں اپنے ویورز کے لیے، اور ایک وہ ہو رہی ہے. وہ تو ظاہر آف کورس آن پیپر اس کا ایک پورا اسٹرکچر، اس میں جو بھی ممبرز آپ مجھ سے شیئر کریے گا سب کی ڈیٹیل جو آپ لوگوں کے پاس ہے، اس میں ہم پورا ایک اس کا اسٹرکچر بنائیں گے. ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوگا، اس کے بزنس پلان ہوں گے، اس میں ورکنگ ایتھکس، اس میں سارے کوڈ آف کنڈکٹ اس میں لکھا جائے گا. پھر جا کے وہ لائک ایک ایسوسیشن کی طرح کام کر سکیں. اوکے، مجھے بتائیں کہ آپ وہ کب ہمیں ڈیلیور کریں گے. سر آپ سارے اپنی اپنی منڈے تک ان پٹ دیں. اس کے اندر منیر صاحب آپ بھی ان پٹ دیں. آپ ایک واٹس ایپ گروپ بنا لینا، جو بھی لوگ ڈسکشن ابھی کر رہے ہیں سب کا، تو اس کے اندر سارے اپنی اپنی ان پٹ دے دیں. ٹھیک ہے. اس ان پٹ کو بائنڈ کر کے ایک اسٹرکچر ڈیزائن ہو جائے گا. اسٹرکچر تو 2 دن میں ڈیزائن ہو جائے گا. لیکن میرے لیے ضروری کیا ہے کہ لائک یہ نہیں کہ وہی کہ میں اب سب کچھ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اوور رول کروں یا ڈکٹیٹ کروں. میرا مقصد ہی بات کرنے کا یہ ہے کہ سارے ایکسپرٹس اپنی اپنی ان پٹ دیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ ہیلپ کر دوں گا کہ میں اس ساری جو جگہ ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لوں گا. عدنان صاحب کی بات کو، منیر صاحب کی بات کو، احسن صاحب کی بات کو، اور بھی جو کسی ایکسپرٹ کی رائے آتی ہے، ان سب کو ہم ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر ہم ایک زوم میٹنگ آپس میں کریں گے جو آف ایئر ہو. اس کے اوپر ہم سارے پوائنٹس کو ایک جگہ کمبائن کر کے ایک آؤٹ لائنرس اور اس کا ایک بڑا ایکسپرٹ سا پلان بنا لیں گے اور وہ آگے ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. میری رائے یہ ہے. اوکے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ایک ہم گروپ بنائیں واٹس ایپ کے اوپر، اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آج کے اس شو کے حوالے سے یا بعد میں ہمیں دیکھیں گے، ان سب سے میری درخواست ہے کہ جو بھی اس گروپ میں انٹرسٹڈ ہوں وہ ضرور شامل ہوں. میرا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ اس وقت بھی ڈسپلے ہو رہا ہے، اور
एक मेरा और नंबर भी है, मैं वो भी डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन कर सकें। एक ये नंबर है जी। हाँ जी, इस नंबर के ऊपर भी आप हमें राब्ता कर सकते हैं। ये मेरा प्योरली बिज़नेस का नंबर है और इस नंबर पे आप राब्ता करें। हम आपको ग्रुप में शामिल करेंगे और उसके बाद फिर ग्रुप के अंदर जो हमें लगेगा कि लोग जो ज़्यादा कैलिबर के लोग हैं या जो ज़्यादा टैलेंटेड हैं या जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या जिनके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई ऐसी सलाहियत है जो हमें चाहिए है, तो उनको फिर हम इस प्लेटफ़ॉर्म पर खुशामदीद कहेंगे और इसको सारे मिलेंगे। आपने जो बात की है कि आप खुद नहीं करना चाहते सारी बातें, ये बहुत अच्छी बात है और ये जो हमारी टीम है ये सब बहुत बोलते हैं, ये इनको बड़ी मुश्किल से चुप करा के मैंने रखा हुआ है। मुनीर करीम साहब जो हैं वो भी हमारे टीम का हिस्सा हैं। वो दुबई से उन्होंने नहीं सऊदी अरेबिया से उन्होंने मैसेज किया है। वो भी इसमें इंशाल्लाह शामिल होंगे और मुनीर हुसैन दुग्गल साहब भी हैं। अली भाई जो हैं ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और प्रोफेसर साहब की बातें भी आपने सुनी, वो भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। तो आप सब जो हैं अपनी-अपनी राय दीजिए, अपना-अपना माइक खोलिए। प्रोफेसर साहब से शुरू कर लेते हैं, फिर एक छोटा-सा राउंड करके इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो गया है। ओवर टू यू जी प्रोफेसर। राय साहब, मुझे अगर आप इजाज़त दे सकते हैं, मेरी एक छोटी सी टीम वेट कर रही थी, तो मुझे उनको ज्वाइन करना है, अगर आप इजाज़त दे दें मुझे। जी ज़रूर जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत माज़रत सबसे, फिर इंशाल्लाह कल सब लोगों से मुलाकात भी होती है और बात भी होती है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ा अच्छा लगा सर आज आपकी बातें सुन के, बड़ा मजा आया। अच्छा सर, हमने ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आज की हमारी गुफ्तगू रही। उसमें देखिए तीन चार चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी है हमें कुछ भी करने के लिए। नंबर वन, आप और हमें ये डिसाइड करना है, जैसे आपने गुड़ की एक मिसाल दी, तो हम छोटे होते तो पिशावर से उसके अंदर गुड़ आता था और उसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट होते थे, वो इतना टेस्टी होता था जिसकी कोई हिसाब नहीं है। तो अब जैसे चॉकलेट पूरी दुनिया में मानी जाती है, समझी जाती है, ठीक है ना, तो गुड़ चूंकि एक नेचुरल चीज़ होती है तो इसके अंदर वो कोई इस तरह की वो चीज़ साइड इफेक्ट नहीं होते, और उसी के अंदर अगर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं तो थोड़ा वो टेस्टी हो जाता है, वो तो एक। अच्छा, अब बाकी की जितनी चीज़ें जो हमें एक रिसर्च करना पड़ेगी नेशनली और इंटरनेशनली, प्रोडक्ट के हवाले से और सर्विसेज के हवाले से, ठीक है ना। और फिर अभी जैसे मैंने कहा कि अगर आपने लोकली बेचना होता है तो उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होती है, बाहर मुल्कों में अगर आपने बेचनी है तो फिर एक स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब जब हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और इतने प्रोडक्ट हम उसके अंदर दे रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर जो है वो, चूंकि ई कॉमर्स का दौर है तो वो अपने अपने प्लेटफॉर्म है, बट उसमें अगर हमारी एक आज से ही हम अपनी एक वेबसाइट बना लें और उसमें अगर हम अपनी चीज़ों को शामिल कर लें कि हम ये सर्विसेज या ये प्रोडक्ट देते हैं एज ए कंपनी, तो 3-4 साल लगते हैं उसको एसईओ करने में, और फिर ये कि लोग खुद एक ट्रस्ट के साथ, एक बिलीव के साथ जो है वो आपके पास आ जाते हैं और वो चीज़ें कर लेते हैं। बट दैट्स ऑल रिसर्च वर्क, हम सबको रिसर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा शख्स कहाँ पर कैसे फिट हो सकता है। ये दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी कहा हमारे मौजूद दोस्त ने कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, टाइम फ्रेम उसमें कितना लगता है, और उसके बाद ये है कि उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कितनी चाहते हैं, फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशन या जो हमारी प्लानिंग्स होती हैं वो एज इट इज़ नहीं होती, उसके अंदर भी क्या है, तो उसके लिए भी फिर स्पेशल स्ट्रेटजी हमें बनाना होती है। तो इसको एक सारा मॉनिटरी जितने एक्सपर्ट हैं वो डिफरेंट किस्म के माइंड होते हैं, डिफरेंट किस्म की ओपिनियन, जाहिर सी बात हम रखते हैं, तो बट किसी एक पॉइंट पर हमें इकट्ठा होना है और उससे हमें हल्का सा एक वर्किंग करें, उससे हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, और इस तरह फिर हम हल्के हल्के क्रिएटिबिलिटी हमारी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, एक्सपीरियंस होता रहेगा, ऑब्जर्वेशन मिलता रहेगा, तो हम किसी हतमी चीज पर पहुंच सकते हैं। ओवर टू यू सर।
जी बहुत शुक्रिया मुनीर हुसैन दुग्गल साहब, काफ़ी देर से खामोश हैं। अली भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि खामोश होना कितना मुश्किल है और खामोश रह के सुनना कितना मुफीद है। कि आज हमारे एक्सपर्ट दोस्त माशाल्लाह अवेलेबल थे। अली अदनान साहब, रशीद साहब ने बहुत टाइम दिया। पहले तो मुझे समझ नहीं आई थी जो टर्न उनको पहले दिखी कि उनको कोई शायद आवाज का वॉल्यूम का कोई प्रॉब्लम था। तो दूसरी जो टर्न दो आपने दी माशाल्लाह लेंथी, उनमें काफी चीजें क्लियर की और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस एफर्ट को आपकी कि उन्होंने बड़ा टारगेट ओरिएंटेड काम किया है। क्योंकि आमतौर पे हम थोड़ा कैजुअल स्टाइल में लेफ्ट राइट की बातें कर रहे होती हैं, तो हम हदफ के ऊपर बात नहीं कर रहे होते। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि हमें मरकूज करने की कोशिश की। मैं इस आइडिया से इत्तेफाक करता हूँ और बिल्कुल हमें ग्रुप बना के जो हमारी एक्सपर्टीज है, जो मेरी है, जो अदनान साहब की है, जो हसन साहब की है, जो शकील साहब की है, और आप तो हरफन मौला है माशाल्लाह, कोऑर्डिनेटर है, हमारे लीडर है इसमें। तो हमें अपनी अपनी इनपुट देनी चाहिए और फिर कोई डेफिनेटली प्रोडक्टिव काम ऐसा होना चाहिए जो हमें सुनने वाले जो हैं वो भी ये कहें कि ये सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली कुछ हो सकता है। और उसमें जो मेरा रोल होगा, जो कि मुझे काम ही एक आता है, एक ये कि बताओ बेचना क्या है और फिर लोगों को बताना कि बेचना कैसे है। मेरी तो एक्सपर्टीज ढाई दहाइयों की कमोपेश यही है। तो मैं उसमें कोशिश जरूर करूंगा इंशाल्लाह कि जो मैं अपनी इनपुट दे सकता हूँ वो बेहतरीन तरीके से दूं, ताकि ये हमारी आज की जो गैदरिंग है और बड़े जरखेज दामाग ब्रेन स्टॉर्मिंग जो हुई है, इसका फायदा हमारे सुनने वालों को भी हो। और फिर मैं ये भी बात रशीद साहब की इंडोर्स करता हूँ कि इसके मॉनिटरी बेनिफिट भी होने चाहिए, क्योंकि ये मामलात जो दुनिया वाले हैं वो मॉनिटरी बेनिफिट्स के साथ चलते हैं। अगर बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आप मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं इंक्लूड करते हैं, कुछ कमाते नहीं उस एक्टिविटी से, कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, तो वो लॉन्ग टर्म आप लेके चल भी नहीं सकते। अब चूंकि हमारा प्रोग्राम का टाइम बहुत लंबा हो गया, तो मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ एंड ओवर टू राजा साहब करता हूँ। जी अब अली अदनान साहब की बारी है। अली भाई ये बताएं, मैंने जो उनसे उनको टू द पॉइंट एक डिसीजन पे लाने की कोशिश की, क्या ये सही था तर्ज अमल या नहीं करना चाहिए था? नहीं सर, ये ठीक है, तर्ज अमल ठीक है। चीज़ें बस ये है कि एक्सेप्टेंस का लेवल होना चाहिए। हर बंदे की राय बड़ी अहम है और उसकी एक्सपर्टीज, उसके पीछे उसका जो एक्सपीरियंस है, जैसे अभी मुनीर भाई बता रहे हैं 25 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ वो बयान कर रहे होंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो मैं भी ये चाह रहा था कि जैसे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पे ना जाएं, हम उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में लेके आए। हम गुड़ से एक प्रोडक्ट क्यों बनाएं, हम 10 प्रोडक्ट बनाएंगे। एक में हम जो है वो खुश्क मेवाजात मिक्स करेंगे और एक टॉफी होती थी नाव टाइप की, तो वो बनाए। एक जो है उसमें हम मेवे जो है ना वो चंक के सूरत में मौजूद हो। एक में जो है वो चॉकलेट का कुछ फ्यूजन किया जाए, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फिर उसमें से देखा जाए, उसका ट्रायल किया जाए, R&D इसी को बोलते हैं। मुख्तलिफ बच्चों को वो खिला के चेक कराई जाए कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो उनको पसंद आए, कुछ ऐसी हो जो खट्टी मीठी टाइप की हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके एट द एंड हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमें पता चलेगा कि हमने 10 बच्चों को खिलाई और ये वाली चीज जो है ना ये 10 के 10 बच्चों को पसंद आई। सपोज हम एक बच्चों वाली प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको लेके फिर आगे बढ़ना है, फिर उसको लेके आगे चलना है। और मैं आज इतना खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं बड़ी देर से मिस कर रहा था कि मुझे कुछ अहबाब ऐसे मिले कि जिनके साथ मिलके ना ब्रेन स्टॉर्मिंग की जा सके। मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस को बड़ा मिस कर रहा था। तो अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली और इतने बेहतरीन दिमाग मिलवा दिए, इतने तजर्बाकार लोगों से मिलवा दिया, बड़ा मज़ा आया आज। और दूसरा रशीद भाई की जो बात है वो बड़े मतलब बिजनेसमैन को जैसा होना चाहिए ना, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, उन्होंने भी वही कही कि मॉनेटरी बेनिफिट के बगैर जो है ना इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मैं भी अक्सर यही बोलता हूँ। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि हम मिलके बड़ा कुछ कर सकते हैं। हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में, जिस फील्ड को वो जानता है, उसका वो जिम्मा ले ले और उसको लेके आगे बढ़े।
تو میری بات بھی یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ آج کے اس سیشن سے ہم اگلا جو سٹیپ ہے وہ ایک گروپ بنانے کی شکل میں، اور پھر اس میں مزید اچھے اچھے لوگ جو کہ ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتے ہوں ان کو ایڈ کریں، اور پھر کنکلوژن پہ پہنچے. ایک بزنس ڈیسیژن، کوئی بھی بزنس ڈیسیژن ہو، کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہو، ہم اس کو آپس میں ڈسکس کر کے اور اس کو فائنلائز کریں، اور فائنلائز کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر چل پڑیں کہ یار یہ چیز فائنل ہو گئی، اب ہم اس کو ایگزیکیوشن کی طرف لے کے چلتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ تمام دوستوں کا. جی بہت بہت شکریہ آپ سب کا بھی، اور ان سب کا بھی جنہوں نے ہمیں میسج کیا. سب سے آخر میں میسج کیا ہے اقبال شیخ صاحب، سلام کہا ہے، کراچی سے ہیں ہمارے بہت اچھے دوست، اور مرچنٹ نیوی سمندروں کے بادشاہ ہیں. اقبال بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. اظفر صدیقی صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے اس ای کامرس پلیٹ فارم کو، بہت شکریہ آپ کا بھی. اور منیر کریم صاحب سعودی عرب سے ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور وعلیکم السلام. اماد علی طور صاحب نے امپورٹ ایکسپورٹ لائسنس اور مدد کی پیشکش کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. عثمان رضا جولاہا انہوں نے بہت اپریشیٹ کی کہ گلوبل پلیٹ فارم آف ای کامرس جو ہے یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں عثمان رضا جولاہا صاحب، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کمیونٹی بلڈ کر رہے ہیں، اور ایک بہت پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ کبھی آپ کے ساتھ بھی ایک ہماری چھوٹی سی میٹنگ ہو جائے، ایک سیشن ہو جائے، تاکہ ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور زیادہ کلوز ہو جائیں. محمد تنویر صاحب نے سلامتی بھیجی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کچھ ساتھیوں نے بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور سنا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دوستو اگر آپ بھی گلوبل ای کامرس پلیٹ فارم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو عام انسان شو کو ضرور سنتے رہیے. یہ عام انسانوں کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ننھی منھی سی ایک کوشش ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہماری رہنمائی اور گائیڈنس آپ کے ذمہ ہے. ہماری خامیاں کوتاہیاں ان کی نشاندہی کرنا، اور نئی راہ دکھانا، نئی سوچ دینا، یہ ہم آپ ہی سے سیکھتے ہیں. امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور راجہ پاکستانی کو، منیر حسین دگر صاحب کو، احسن بیگ صاحب کو، سب کو اجازت دیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.